28 फरवरी 2026 की सुबह इजराइल से 200 फाइटर जेट्स और मेडिटेरियन सी से अमेरिका के फाइटर जेट्स, ड्रोन और बम्बर्स उठते हैं और ईरान के लगभग सभी बड़े शहरों और मिलिट्री एरिया पर बम गिराना शुरू कर देते हैं। ये हमला इतना तेज होता है कि लगभग 12 घंटे में ईरान पर 900 हमले किए जाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अपने आवास पर डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। अमेरिका और इजराइल के इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, डिफेंस मिनिस्टर और बहुत सारे ऑफिसर मारे जाते हैं। इस हमले में खामेनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद, बहू और 3 पोते पोते भी मारे जाते हैं। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी रखा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अली खामेनेई के जन्म और उनकी मृत्यु, ईरान के इतिहास, ईरान में सरकार कैसे बनती है, इसके बारे में जानेंगे। अली खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। ये अपने पिता सईद जावेद खामेनेई के दूसरे बेटे थे और इनके पिता एक इस्लाम के धार्मिक मौलवी थे। पिता के कारण बचपन से ही अली खामेनेई का झुकाव धार्मिक शिक्षा की ओर ज्यादा रहा। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मशहद के मदरसे से की थी। 1952 में जब अली खामेनेई 13 साल के थे तब उनके मदरसे में एक धार्मिक गुरु आए जिनका नाम था नवाब सफावी। उन्होंने राजशाही पर एक बहुत ही खतरनाक भाषण दिया और इस भाषण से अली खामेनेई बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उस समय ईरान में मोहम्मद मोसादेक की सरकार थी जो देश के प्रधानमंत्री थे और जनता द्वारा चुने गए एक लोकतांत्रिक नेता थे। उनका मानना था कि ईरान का तेल देश की संपत्ति है और इसका उपयोग ईरान के विकास के लिए होना चाहिए। इसी सोच के चलते उन्होंने विदेशी कंपनियों, खासकर अमेरिका और यूरोप की तेल कंपनियों को ईरान से तेल ले जाने पर रोक लगा दी। इस फैसले से अमेरिका और पश्चिमी देश काफी नाराज हो गए। इसके बाद अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA की मदद से 1953 में ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। इस तख्ता पलट के बाद मोहम्मद मोसादेक की सरकार को हटा दिया गया और बाद में मोहम्मद रजा पहलवी को राजा बना दिया गया। मोहम्मद रजा पहलवी को आमतौर पर शाह कहा जाता था, यानी शाह की सरकार। शाह की सरकार अमेरिका के काफी करीब थी। अमेरिका जो चाहता था वो ईरान में होता था। इसी वजह से अली खामेनेई के मन में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। धीरे धीरे आम लोगों में भी शाह की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। 1958 में खामेनेई इस्लामिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौम गए। उस समय कौम शाह के खिलाफ विरोध करने वाले लोगों का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। यहीं पर उनकी मुलाकात एक बड़े शिया धार्मिक नेता अयतुल्लाह रुल्लाह खुमैनी से हुई। खुमैनी का मानना था कि देश न तो लोकतंत्र से चलेगा और न ही राजा से, बल्कि देश केवल शरिया के कानून से चलेगा। वहां से वो भी खुमैनी के साथ शाह के खिलाफ विरोध करने वाले लोगों के साथ जुड़ गए। 1963 में ईरान में शाह की सरकार ने व्हाइट रेवोल्यूशन नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य ईरान को तेजी से आधुनिक बनाना था। इस कार्यक्रम में भूमि सुधार, महिलाओं को बुर्का न पहनने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, शिक्षा सुधार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। पश्चिमी देश और US इन सबसे बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन बहुत सारे धार्मिक नेता और समाज के लोगों ने इसका विरोध किया था क्योंकि उनका मानना था ये सब इस्लाम के खिलाफ हैं। जब इन सुधारों की घोषणा हुई तो देश में कई शहरों में विरोध शुरू हो गए। इन विरोध में सबसे आगे आए अयतुल्लाह खुमैनी। उन्होंने अलग अलग जगह जाकर शाह की सरकार की आलोचना शुरू कर दी और उन्हें पश्चिमी देशों का सपोर्टर बताया। इसके बाद सरकार ने खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूरे ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन भड़क गए। इसी टाइम अली खामेनेई भी शाह के खिलाफ विरोध प्रोटेस्ट करने लगे। उन्हें भी धार्मिक सभाओं के माध्यम से शाह के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। शाह की सरकार ने ऐसे आंदोलनों को दबाने के लिए गुप्त पुलिस बनाई, जिसे सावक कहा जाता था। ये गुप्त पुलिस विरोध करने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखती थी और जो भी शाह के खिलाफ बोलते उनको गिरफ्तार कर लेती थी। अली खामेनेई को भी शाह की सरकार के खिलाफ बोलने के कारण उन्हें सावक ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें ज्यादातर कसर नाम के एक जेल में रखा जाता था। यहाँ पर उन्हें कई बार मारा पीटा जाता था। आज के टाइम में ये जेल एक म्यूजियम है। अली खामेनेई भी लोगों में बहुत ज्यादा मशहूर होने लगे थे। बहुत सारे लोग अली खामेनेई को शाह के खिलाफ संघर्ष करने वाले धार्मिक नेता के रूप में देखने लगे थे। 1970 के दशक में ईरान आर्थिक रूप से तेजी से बदल रहा था। तेल से मिलने वाले पैसों के कारण देश में बड़े बड़े विकास कार्य होने लगे थे। शहरों में आधुनिक इमारतें बन रही थी, उद्योग बढ़ रहे थे और ईरान में वेस्टर्न कल्चर भी बढ़ने लगा था। लेकिन इस विकास का फायदा हर किसी को नहीं मिला था। ग्रामीण इलाकों और गरीब लोगों को लगने लगा कि सरकार केवल अमीर लोगों और पश्चिमी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। इन सबसे अयतुल्लाह खुमैनी को बहुत ज्यादा फायदा मिला था। वह बहुत ज्यादा राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। अब ये सारे प्रोटेस्ट डे बाय डे ईरान में आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे और राजा इससे बहुत ज्यादा डरने लगा था। इस डर में उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए
जो बहुत ज्यादा बैकफायर कर गए। जो भी प्रोटेस्ट करता या राजा के अगेंस्ट बोलता तो राजा उसके खिलाफ आर्मी भेज देते थे या पुलिस भेज देते थे और मारपीट करवाते थे। न्यूज मीडिया के ऊपर भी काफी प्रतिबंध लगा दिया। न्यूज में क्या छपेगा ये भी राजा खुद डिसाइड करने लगा था। अक्टूबर 1977 में लोगों ने इकट्ठा होकर सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा भीड़ आ चुकी थी। इसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। ये प्रोटेस्ट छोटे मोटे प्रोटेस्ट नहीं थे बल्कि दूर दूर तक भीड़ थी और लोग खुमैनी की फोटो लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ईरान का जो रेवोल्यूशन था वो एकदम अलग था। ये पूरा रेवोल्यूशन एक तरह से यूएसए के ऊपर हेड से डेवलप हुआ था। उस टाइम पर लोग जगह जगह यूएसए के फ्लैग जलाते थे। और इसके बाद 6 जनवरी 1978 को एक और बड़ी दिक्कत होती है। अयतुल्ला खुमैनी जो थे उनके बारे में राजा कुछ न्यूज़पेपर में गलत लिखवा देते हैं और इसके बाद प्रोटेस्ट और भड़क जाते हैं। ये एक साइकिल की तरह बन गया। लोग प्रोटेस्ट करते थे, राजा आर्मी और पुलिस भेज के लाठी डंडे चलाते थे, उसमें कुछ लोग मरते थे और फिर जो लोग मरते थे उनके लिए प्रोटेस्ट होते थे। और इस साइकिल का राजा के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। अमेरिका भी ये सारी चीजें देख कर डर गया था। अमेरिका ने राजा को मिलिट्री का सपोर्ट भेजा और बोला कि अगर आपसे नहीं संभल रहे हैं तो अमेरिका अपनी मिलिट्री भेज देगा। और इससे लोग और ज्यादा भड़क गए कि अमेरिका जो है वो ईरान के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। राजा से जब बात नहीं संभली तो ईरान के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। इसमें जितने भी सिविल राइट्स होते हैं लोगों के वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रोटेस्ट नहीं रुके। पूरी की पूरी जो इकोनॉमी थी ईरान की वो बैठ गई। दिसंबर 1978 में मुहर्रम था और मुहर्रम के टाइम पर प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गए। अब राजा और उसके जो लीडर थे उनके जान पे बन आई। राजा को कैंसर ऑलरेडी था तो उसने बहाना बनाया और इलाज कराने के बहाने से ईरान को वैसा का वैसा छोड़ के यूएस चला गया। और राजा के जाते ही खुमैनी वापस आ जाते हैं ईरान में। इनका स्वागत बहुत भारी भीड़ में होता है। ईरान आते ही खुमैनी ने पीएम और बाकी सबको हटा दिया और अप्रैल 1979 को एक वोटिंग करवाई जिसमें 98% वोटिंग इस हक में हुई कि ईरान को न तो कोई राजा चाहिए न कोई डेमोक्रेसी का मॉडल चाहिए बल्कि ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक देश बनाना चाहिए। और वोटिंग इसी हक में हुई और जैसे ही वोटिंग इस हक में हुई तो ये 1979 में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक देश बन गया। इसी को ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन बोला जाता है जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ऐसे ईरान एक थियोक्रेसी स्टेट बन गया। थियोक्रेसी का मतलब होता है कि गॉड के कुछ प्रतिनिधि जो लॉ बनाएंगे और फाइनल डिसीजन मेकर होंगे जिनको सुप्रीम लीडर बोला जाता है। तो ईरान का जो मॉडल था उसमें एक सुप्रीम लीडर होते हैं जो फाइनल डिसीजन लेते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं और उनके नीचे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इलेक्शन जैसी सारी चीजें होते हैं। ईरान में अब सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी बनते हैं और अली खामेनी को ईरान का नया प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सुप्रीम लीडर के द्वारा ईरान में शरिया कानून लाया गया और सारी की सारी पावर जो थी वो उलेमा के पास थी और इसमें मिलिट्री से हटके एक अलग से इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड बनाए गए जिनका काम था इस थियोक्रेसी की रक्षा करना कि कोई भी मिलिट्री आके तख्ता पलट करने की कोशिश करे या फिर सुप्रीम लीडर को हटाने की कोशिश करे तो इनका काम था उसको रोकना। अभी भी यही सिस्टम है ईरान में। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है तो इसके बाद लोग क्या करते हैं, ईरान के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी थी वहाँ सारे लोग गेट पर चढ़कर एम्बेसी के अंदर पहुंच जाते हैं। 4 नवंबर 1979 को 52 अमेरिकन ऑफिसर को लोग बंधक बना लेते हैं और कहते हैं कि ईरान का जो राजा था जिसने प्रोटेस्ट के टाइम पर हम पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे और जो कैंसर के बहाने यूएस में जाकर बैठे हैं उसको वापस भेजो, हम उसे सजा देंगे और अगर आप उसको वापस नहीं भेजोगे तो हम आपके एम्बेसी के अंदर जो ऑफिसर हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ समय बाद साहब जो अमेरिका में इलाज कराने गए थे जिनकी मांग की जा रही थी उनकी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अल्जीरिया बीच बचाव करता है और अमेरिकन जिन्हें बंधक बनाया गया था उन्हें रिलीज करवा दिया जाता है। ईरान ने 444 दिनों तक 52 अमेरिकन को बंधक बना के रखा था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अयतुल्ला खुमैनी ने एक ऐसी बात बोल दी जिसको लेके इराक, सऊदी अरब, कुवैत, आसपास के जितने भी मुस्लिम देश के लीडर थे वो टेंशन में आ गए। खुमैनी ने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी इंसान का राज करना किसी देश पर गलत है और हम बाकी देश में भी यही क्रांति लाएंगे और इसी चीज को वहां पर भी फैलाएंगे। अब सऊदी अरब हो, इराक हो, बाकी अरब वर्ल्ड हो, हर जगह राजा ही देश चलाते हैं। और उन्होंने देखा था कि ईरान के अंदर कैसे राजा और यूएस जो कि सुपर पावर था कुछ नहीं कर पाए थे। अब इराक जो ईरान के बिल्कुल बगल में था इसी चीज से काफी डर गया था, इसलिए सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर हमला करने का सोचा। इराक ने सोचा था कि इस समय ईरान की मिलिट्री कमजोर है तो इसका फायदा उठाकर अटैक करना सही रहेगा और रीजन में पहले इस अनस्टेबिलिटी का सोल्यूशन निकाल लिया जाए। लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं होता है। इराक को कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब हर कोई सपोर्ट कर रहा था। सभी चाहते थे कि ईरान को हरा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ खुमैनी ने कसम खा रखी थी कि वो तब तक लड़ाई नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सुन्नी लीडर सद्दाम हुसैन को हटा नहीं देते हैं। ये वॉर 1980 से 1988 करीब 8 साल तक चलती रहती है।
लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। लास्ट में यूएन को इसमें घुसना पड़ता है, फिर जाके सीज फायर होता है। इसी युद्ध के दौरान अली खामेनी का रोल काफी महत्वपूर्ण हो गया। वे उस समय ईरान के राष्ट्रपति थे और युद्ध के दौरान उन्होंने सरकार और सेना के बीच तालमेल बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस युद्ध ने ईरान की सोच बदल दी। ईरान को लगा कि दुनिया में कोई भी देश उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा, इसलिए उसे खुद को मजबूत बनाना होगा, खासकर सैन्य और तकनीकी रूप से। अब इसके कुछ टाइम बाद खामेनी की जो हेल्थ थी वो खराब हो जाती है। 3 जून 1989 को हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। बहुत भीड़ इकट्ठा होती है उनकी मौत पर। 10.2 मिलियन लोग 32 किलोमीटर तक इकट्ठा होते हैं। इसके अगले दिन 4 जून 1989 को अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, इसके लिए तुरंत इलेक्शन होते हैं। 74 मेंबर्स में से 60 वोट अली खामेनी को मिलते हैं, जिसके कारण वो ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बनते हैं। इसके बाद भी आगे चल के मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट हुए, कई सारे सैंक्शन लगे ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। यूएस, वेस्ट, सऊदी अरेबिया, इजराइल सबके गले की हड्डी बन चुका था। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अली खामेनी ने एक बात समझ ली कि ईरान को सुरक्षित रखने के लिए उसे मजबूत सेना और एडवांस तकनीक चाहिए, खासकर परमाणु तकनीक। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम असल में शाह के समय से शुरू हो चुका था, लेकिन खामेनी के समय इसे और तेजी से आगे बढ़ाया गया। ईरान हमेशा कहता रहा है कि वो परमाणु ऊर्जा सिर्फ बिजली बनाने और वैज्ञानिक विकास के लिए चाहता है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को शक था कि ईरान छुपकर परमाणु हथियार बनाना चाहता है। खामेनी का मानना था कि अगर ईरान कमजोर रहा तो उसके साथ वही होगा जो पहले हो चुका है, यानी बाहरी ताकतें उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा माना। 1990 के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़े टेंशन बन गया। ईरान ने चुपचाप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया। उसने रूस और कुछ अन्य देशों की मदद से परमाणु ऊर्जा के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ाया। बाहर से देखा जाए तो ये सिर्फ बिजली बनाने और वैज्ञानिक प्रगति के लिए था, लेकिन यूएस और इजराइल को शक होने लगा कि ईरान असल में परमाणु हथियार बना रहा है। उस समय तक कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन शक लगातार बढ़ता गया। 2002 में पूरी दुनिया का ध्यान अचानक ईरान पर आ गया, जब उसके 2 गुप्त ठिकाने नतांज और अराक का खुलासा हुआ। इसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जांच शुरू की। इस एजेंसी ने पाया कि ईरान ने कुछ गतिविधियां छुपा कर रखी थी, जिससे शक और गहरा हो गया। ईरान कहता रहा कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और यूरोप को भरोसा नहीं हुआ। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट और उसके पश्चिमी देशों ने ईरान पर आर्थिक सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। इन सैंक्शन का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत पड़ा, लेकिन ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया। नेतन्याहू जो इजराइल के पीएम है, उन्होंने यूएन में समझाया था कि ईरान कहां तक पहुंच चुका है यूरेनियम इनरिचमेंट में, लेकिन होता क्या है, ईरान जैसे जैसे आगे पहुंचता है उसको पीछे कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोग्राम में जितने भी ईरान के साइंटिस्ट है, उनको कोई अननोन लोग आते हैं, वो मार के चले जाते हैं और प्रोग्राम वही रुक जाता है या फिर पीछे हो जाता है। काफी सालों की बातचीत और तनाव के बाद 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ, जिसे जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस डील में ईरान ने माना कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करेगा, यूरेनियम इनरिचमेंट को कम करेगा और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देगा। इसके बदले में उस पर लगे कई आर्थिक सैंक्शन हटा दिए गए। इस समझौते से कुछ समय के लिए तनाव कम हो गया और ऐसा लगा कि मामला सुलझ सकता है, लेकिन 2018 में एक बार फिर से स्थिति बदल गई, जब अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया। इसके बाद ईरान ने भी धीरे धीरे उस डील की शर्तों को तोड़ना शुरू कर दिया और यूरेनियम इनरिचमेंट को फिर से बढ़ा दिया। अब ईरान पहले से ज्यादा हाई लेवल इनरिचमेंट कर रहा है, जो कि परमाणु हथियार बनाने के लिए और करीब माना जाता है। धीरे धीरे 2019 और 2020 में तनाव बढ़ने लगा। फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले होने लगे। अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया और माहौल खराब हो गया। 2020 की शुरुआत एक बड़े धमाके से हुई। 3 जनवरी 2020 की सुबह इराक की राजधानी बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एक अमेरिकी ड्रोन ने हमला किया। इस हमले में ईरान के सबसे शक्तिशाली सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। सुलेमानी कौन थे, ये समझना बहुत जरूरी है। वे ईरान की फोर्स के प्रमुख अधिकारी थे और मिडिल ईस्ट में ईरान की पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी के दिमाग माने जाते हैं। इराक, सीरिया, लेबनान, हर जगह ईरान के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में उनका बहुत ही बड़ा रोल था। अमेरिका उन्हें आतंकवादी मानता था, जबकि ईरान उन्हें हीरो मानता था। हमले के समय सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। उनके साथ इराक के एक बहुत बड़े नेता थे, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख लेना। जैसे उनकी गाड़ी कॉन्वॉय आगे बढ़ी, अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन ने मिसाइल दागी और कुछ ही सेकंड में गाड़ियां पूरी तरह से जल के खाक हो गई। ये हमला इतना सटीक था कि कोई बच नहीं पाया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि सुलेमानी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों और एम्बेसी पर हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन ईरान ने सीधे से आतंकवादी हमला कहा और बदला लेने की कसम खाई। इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में हालात बहुत खराब हो गए। 4 से 6 जनवरी 2020 के बीच ईरान में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। तेहरान, मसद, कोम, हर जगह सुलेमानी के जनाजों पर भारी भीड़ उमड़ी। ये ईरान के इतिहास के सबसे बड़े जनाजों में से एक था।
इसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने कहा कड़ा बदला लिया जाएगा। इसके बाद 8 जनवरी 2020 रात को ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सीधा मिसाइल हमला किया। ईरान ने 2 बड़े बेस को निशाना बनाया, अल असद एयरबेस, एरबिल के पास एक बेस। ईरान ने लगभग 10 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ये हमला बहुत सटीक था और पहली बार था जब ईरान ने खुले तौर पर अमेरिका पर हमला किया था। अमेरिका ने पहले से कुछ हद तक अलर्ट कर दिया था, इसलिए उस समय कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मरा, लेकिन बाद में पता चला कि 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। इस हमले के बाद पूरी दुनिया को लगा कि अब फुल स्केल पर वॉर शुरू हो सकता है, लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। दोनों देशों ने एक सीमा के बाद रुकना बेहतर समझा, लेकिन उसी दिन एक बहुत बड़ी घटना हो गई। 8 जनवरी 2020 की सुबह ईरान ने गलती से एक पैसेंजर प्लेन को गिरा दिया। ये यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 752 था। ईरान से उड़ान बढ़ने की कुछ ही मिनट बाद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे गलती से मिसाइल से मार गिराया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये दुश्मन का हमला हो सकता है। इस हादसे में 176 लोगों की मौत हो गई। शुरुआत में ईरान ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में मान लिया कि उनकी गलती थी। इस घटना ने ईरान के अंदर भी लोगों में गुस्सा बढ़ा दिया। इसके बाद कुछ समय तक टकराव सीधे युद्ध में नहीं बदला, लेकिन दोनों देशों के बीच शैडो वॉर चलती रही। इसमें साइबर अटैक, समुद्र में हमले और एक दूसरे के सहयोगी देशों पर दबाव शामिल था। इसी दौरान ईरान ने भी धीरे धीरे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से तेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि जब अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया तो वह किसी भी नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 2021 से 2024 के बीच कई बार बातचीत की कोशिश हुई ताकि न्यूक्लियर डील फिर से शुरू की जा सके, लेकिन कोई भी पक्का समझौता नहीं हो पाया। इस दौरान ईरान यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को वापस बढ़ाता गया और अमेरिका उस पर नए नए सैंक्शन लगाता गया। 2024 के आखिर और 2025 की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में वापस तनाव बहुत बढ़ चुका था। इजराइल लगातार सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला कर रहा था। सबसे बड़ा मोड़ 1 अप्रैल 2024 को आया, जब इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास के पास एक बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इस हमले में ईरान के कई आरजीसी के बड़े अधिकारी मारे गए। ईरान ने इसे अपनी सॉवरेनिटी पर सीधा हमला माना और बदला लेने की घोषणा कर दी। इसके बाद लगभग 2 हफ्ते तक तैयारी चली और 13 अप्रैल 2024 की रात लगभग 11 बजे के बाद ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर हमला कर दिया। ईरान ने अपने जमीन से सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी। ये हमला रात भर चलता रहा और 14 अप्रैल 2024 की सुबह तक जारी रहा। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ज्यादातर हमलों को हवा में रोक दिया। ये मिडिल ईस्ट में पहली बार था जब ईरान ने खुले तौर पर इजराइल को अपनी टेरिटरी से टारगेट किया। इसके जवाब में 19 अप्रैल 2024 की सुबह इजराइल ने ईरान के अंदर इस्पान के पास एक लिमिटेड स्ट्राइक किया। ये हमला छोटा था, लेकिन एक क्लियर मैसेज था कि इजराइल सीधे ईरान के अंदर भी हमला कर सकता है। इसके बाद कुछ महीनों तक सीधा बड़ा हमला नहीं हुआ, लेकिन शैडो वॉर चलता रहा। 2024 के अंत तक इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर कई बार रॉकेट और ड्रोन अटैक हुए, जिनके पीछे ईरान समर्थित मिलिटेंट्स माने जाते हैं। 2025 में हालत फिर से धीरे धीरे खराब होने लगे। जनवरी और फरवरी 2025 में रेड सी और गल्फ क्षेत्रों में जहाजों पर हमले बढ़े, जिनका संबंध ईरान समर्थित हुती से जोड़ा गया। 2025 में हालत फिर से धीरे धीरे खराब होने लगी। जनवरी और फरवरी 2025 में रेड सी और गल्फ क्षेत्रों में जहाजों पर हमले बढ़े, जिनका संबंध ईरान समर्थित हुती से जोड़ा गया। इससे ग्लोबल शिपिंग और ऑयल सप्लाई पर असर पड़ा। फिर 2025 के बीच में इजराइल और ईरान के बीच इनडायरेक्ट अटैक तेज हो गए। सीरिया, लेबनान और इराक में लगातार छोटे छोटे स्ट्राइक होते रहे। हर कुछ दिनों में किसी मिलिट्री टारगेट पर हमला होता था, लेकिन दोनों देश सीधे फुल वॉर से बच रहे थे। आखिर में इंटरनेशनल प्रेशर के कारण, खासकर यूएस, यूरोप और गल्फ क्षेत्रों के दबाव से सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया और ओपन अटैक्स रुक गए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुई, बस टेम्परेरी शांत हो गई। अब हम आते हैं प्रेजेंट में। 28 फरवरी 2026 को ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक हुई। उस दिन सुबह से पहले मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो चुका था। यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने मिलकर ईरान के अंदर कई बड़े मिलिट्री और लीडरशिप टारगेट पर एक साथ हमला किया। ये हमला एक नॉर्मल स्ट्राइक नहीं था, बल्कि एक प्लान स्ट्राइक था, यानी सीधे टॉप लीडर को खत्म करने का ऑपरेशन। रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 8:10 पर तेहरान में स्थित अली खामेनी के रेजिडेंस और कंपाउंड को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में इजराइल के फाइटर जेट्स ने बहुत बड़े स्तर पर हमला किया। लगभग 200 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और पूरे ईरान में लगभग 900 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया गया। खास तौर पर खामेनी के कंपाउंड पर एक साथ कई बॉम्ब्स और मिसाइल गिराए गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 30 बॉम्ब एक ही जगह पर गिराए गए ताकि टारगेट पूरी तरह खत्म हो जाए। हमला इतना अचानक और पावरफुल था कि खामेनी को बचने का मौका ही नहीं मिला। उस समय वे अपने रेजिडेंस के अंदर मौजूद थे। कुछ ही मिनटों में पूरा कंपाउंड पूरी तरह से तबाह हो गया। इस हमले में खामेनी के साथ उनके परिवार के कुछ सदस्य और कई सीनियर अधिकारी भी मारे गए। उस दिन पूरे तेहरान में तेज धमाके सुनाई दिए। लोगों में डर और अफरा तफरी फैल गई। शुरू में किसी को क्लियर नहीं था कि क्या हुआ,
लेकिन कुछ ही घंटों बाद खबर आने लगी कि टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया है। 28 फरवरी की शाम तक अलग अलग सोर्सेस से खबर आने लगी कि खामनेई मारे जा चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन तुरंत नहीं आई। फिर 1 मार्च 2026 की सुबह करीब 5 बजे ईरान के स्टेट मीडिया ने ऑफिशियल कंफर्म किया कि अली खामनेई की मौत हो चुकी है। इसके बाद पूरे ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। इस घटना के तुरंत बाद हालात और बिगड़ गए। उसके बाद ईरान ने बदला लेते हुए दुबई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इराक और ओमान में अमेरिकी ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने तुरंत बंद कर दिया, जहां से दुनिया का 90% तेल गुजरता है। नए सुप्रीम लीडर मोहतरम खामनेई, जो अली खामनेई के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और खाड़ी के अरब देशों पर हमले जारी रहेंगे। इससे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और युद्ध अभी भी चल रहा है। दोस्तों, आपको इस युद्ध के बारे में क्या लगता है और ईरान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। हम अगले वीडियो में यूएस ईरान के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को विस्तार से समझेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये युद्ध कब तक चल सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।